गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 1935 का अधिनियम। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जो इस अधिनियम के पारित होने के लिए उत्तरदायी थीं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश सरकार का विचार था कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं कि भारतीय निकट भविष्य में किसी सुधार की मांग नहीं करेंगे। अंग्रेजी सरकार का ऐसा सोचना भ्रामक था, क्योंकि 1919 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे तथा कांग्रेस ने इसके द्वारा किए गए सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक व निराशाजनक कहा। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था का भी कालांतर में विरोध किया गया तथा भारतीय स्थिति पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को समय से पूर्व ही साइमन आयोग भारत भेजना पड़ा। साइमन आयोग भी असफल रहा तथा जनसाधारण के बढ़ते हुए आक्रोश को शांत न कर सका। इस आयोग की रिपोर्ट का विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। भारतवासियों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने पर भारत सचिव लॉर्ड ब्रैकनहेड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो सर्वमान्य हो। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा इस कार्य के लिए 8 सदस्यों की एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट का अधिकांश भारतीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया, किंतु जिन्ना इससे सहमत न हुए, फलतः इस रिपोर्ट की संस्तुतियों को कार्यान्वित न किया जा सका। भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए, किंतु भारतीय समस्या का निदान न हो सका। 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक समझौता की घोषणा की। इस समझौता के द्वारा केवल हिंदुओं व मुसलमानों में ही मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया गया, वरन विभिन्न संप्रदायों की एकता को भी भंग करने का प्रयास किया गया। गांधी जी द्वारा इसका घोर विरोध किया गया तथा उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया था। अंततः पूना समझौते के द्वारा सांप्रदायिक समझौते को वापस ले लिया गया। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भारत के भावी संविधान की रूपरेखा पर हुए विचार विमर्श को इंग्लैंड की सरकार ने श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया। इस श्वेत पत्र को संसद के दोनों सदनों की एक सम्मिलित संयुक्त समिति के समक्ष रखा गया। उस पर विचार विमर्श करने के उपरांत इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का भारतीय अधिनियम पारित कराया गया। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। 1935 का भारतीय अधिनियम सबसे विशाल, विस्तृत एवं जटिल दस्तावेज था। कुछ दृष्टिकोणों से यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक बातें ली गईं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को पूर्ण रूप से कभी लागू भी नहीं किया जा सका। इसकी जो विशेषताएं थीं वो इस प्रकार थीं। जो सबसे पहले हम देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया, उसकी स्थापना हुई। 1935 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता, पहली बार भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। सभी भारतीय प्रांतों व राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। संघ के दोनों सदनों में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। संघीय असेंबली में 375 में से 125 व काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 में से 104 सदस्य नियुक्त करने का उन्हें अधिकार था। संघीय शासन की मूलभूत आवश्यकताओं व संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, किंतु संघ के निर्माण की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया गया था। संघ के सदस्यों में एक ओर तो अंग्रेजों के अधीन प्रांत सम्मिलित थे तथा दूसरी ओर देशी रियासतें थीं, जिनका शासन वहाँ के राजा की स्वेच्छाचारिता पर आधारित था। अतः दोनों के स्वरूप में एक रूपता नहीं थी। भारतीय संघ को बनाने के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी गई थीं, जिनका उद्देश्य स्वतंत्र भारतीय रियासतों को अधिक से अधिक संघ में शामिल करना था। ये शर्तें थीं: पहला, कम से कम इतने राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हों
जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट में कम से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो। दूसरा, इन रियासतों की जनसंख्या समस्त रियासतों की जनसंख्या की आधी से कम न हो। इन शर्तों के कारण 1935 के अधिनियम में वर्णित संघ की स्थापना कभी न हो सकी, क्योंकि संघ बनाने के लिए आवश्यक संख्या में रियासतों ने इसके लिए स्वीकृति न दी। अधिकांश रियासतों के शासक ऐसी केंद्र सरकार के अंतर्गत संगठित होने के लिए तैयार न थे। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया जाना था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसका घोर विरोध किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना की गई तथा प्रांतों को नवीन संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। प्रशासन का कार्य गवर्नर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता था। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर से यह अपेक्षा की गई थी कि वे मंत्रिपरिषद के सुझावों के अनुसार ही कार्य करें, किंतु प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद भी गवर्नर को इतनी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि स्वायत्तता नाममात्र की रह गई। इस नियम के अनुसार गवर्नर के अधिकार थे: पहला, गवर्नर मंत्रियों को पदच्युत कर सकता था। दूसरा, गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था तथा मंत्रियों के परामर्श व इच्छा को ठुकरा सकता था। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल भी प्रांतों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता था। गवर्नर जनरल को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, गवर्नर जनरल उत्तरदायी शासन का अंत कर सकता था। गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर को आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकता था व प्रदेशों पर शासन करने का संपूर्ण भार गवर्नर पर होता था। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता दिखावा मात्र थी। तीसरी विशेषता 1935 के अधिनियम की थी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जो कि पूर्णतया असफल रही। इसके पश्चात भी 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिससे अंग्रेजी सरकार की नीति स्पष्ट होती थी कि वे भारतीयों को किसी भी प्रकार की शक्ति देना नहीं चाहते थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र के विषय दो भागों में बांट दिया गया: संरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक विषय तथा आदिवासी क्षेत्र थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कार्यपालिका के सदस्यों की सहायता से करता था। कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या 3 थी तथा इनको गवर्नर जनरल के द्वारा ही मनोनीत किया जाता था। अतः गवर्नर जनरल जिस प्रकार से चाहता शासन कर सकता था। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत शेष सभी विषय थे। मंत्रिपरिषद के परामर्श से गवर्नर जनरल इन विषयों की प्रशासनिक व्यवस्था करता था। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के निर्णय व सुझावों को मानने के लिए बाध्य न था। गवर्नर जनरल को अपार शक्तियां प्रदान की गई थीं, अतः वास्तविक शासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित था। चौथी विशेषता हम देखते हैं कि इस समय केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार संघीय विधानमंडल का स्वरूप 2 सदन वाला था। उच्च सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को संघीय विधानसभा कहते थे। राज्य परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार सीमित था। संघीय विधानसभा में
375 सदस्य होते थे, जिनमें से 125 भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि और मुसलमानों के 80 सदस्य थे। संघीय विधानसभा के अधिकार सीमित थे। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई वित्तीय विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता था। पांचवी व्यवस्था जो थी इसकी वो थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक मताधिकार। 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को लागू किया गया था। भारतीय सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध कर रहे थे तथा इसे समाप्त किए जाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे राष्ट्रवादी भावनाएं आहत होती थीं। अंग्रेज अधिकारी विभाजन करो व शासन करो नीति का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने इसे समाप्त न किया। इसी कारण 1935 में इसका विस्तार किया व हिंदू राज्य इसका और अधिक विस्तार कर दिया गया। छठी विशेषता जो हम देखते हैं वो थी भारतीय काउंसिल की समाप्ति। भारत में भारतीय काउंसिल के विरोध को देखते हुए भारतीय काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान भारत सचिव के सलाहकारों ने ले लिया। भारत सचिव की सलाहकार समिति में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे। इनमें से आधे ऐसे होते थे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार की सेवा में रह चुके थे तथा उन्हें भारत से वापस लौटकर 2 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। इस प्रकार भारत सचिव का नियंत्रण उन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया जिनमें गवर्नर जनरल संघीय मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मानता था अथवा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था। 7वीं व्यवस्था जो की गई थी वो थी एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज या मताधिकार का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा मतदाताओं के लिए आवश्यक आर्हता में कमी कर दी गई, अतः चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। इस न्यायालय में 6 न्यायाधीश तक नियुक्त किए जा सकते थे। इस न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाती थी। इस न्यायालय के निर्णय के विरोध में इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और अंतिम व्यवस्था जो थी वो थी रक्षा कवचों की व्यवस्था। 1935 के अधिनियम को पारित करने से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने अपनी सुरक्षा हेतु अनेक रक्षा कवचों की व्यवस्था की। इस दृष्टि से इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की घोषणा की थी जो कभी कार्यान्वित न हो सके। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया था कि यदि यह व्यवस्था लागू भी हो जाए तो भी गवर्नर जनरल व गवर्नर को इतने अधिकार दिए गए थे कि अंग्रेजी सरकार का किसी प्रकार अहित न हो सके। भारतीय मंत्री व ब्रिटिश संसद को भी इतने अधिकार दिए गए थे कि भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जा सके। तो ये तो थे कुछ विशेषताएं जो हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में लागू की गई थी। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम इस अधिनियम का मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।